नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABI न्यूज भारत। साथियों, आज बात करने वाले हैं बड़े दिलचस्प और एक लॉजिक वाली टॉपिक पर। बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। देश का एक ऐसा किस्सा, ऐसा एक टॉपिक जो कि लगातार उठाते रहे तब भी कम लगता है। सबसे बड़ा किस्सा जो चल रहा है आज के समय में, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ही सभी चर्चाएं चलती रहती हैं। और मेरी वीडियो पे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि बताते हैं कि आपकी फेक न्यूज़ है, या आप जो बार बार एक ही चीज़ को उठाकर चलते हैं या एक ही चीज़ को लेकर चलते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन जब भी कोई टॉपिक या मुद्दा या केस निकल कर आता है तो हमें बताना जरूरी है, ताकि आप लोग जो व्यूवर्स हैं वो ये जान सके कि अब जो है इसके ऊपर क्या टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, या किस प्रकार की अब जो है अवधारणाएं या फिर न्यूज निकल कर आ रही है। तो मैं जो भी आपको बातें बताने का प्रयास करता हूँ वो कहीं ना कहीं अपडेट के थ्रू होती हैं, और लेकिन सभी वो बातें बताने का प्रयास करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाली होती हैं। अब बात है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलेगी पुरानी पेंशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है दिशा निर्देश, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। OPS फॉर ओनली फॉर OPS, ऐसे काफ़ी सारे किस्से जो हैं हमने वीडियो के कमेंट्स में देखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों और CRPF कर्मचारियों पर भी लागू होगी। चलिए साथियों, अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 12 अगस्त को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों CRPF CAPF कर्मचारियों पर भी लागू होगी। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केंद्रीय सशस्त्र बल को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई वर्ष 2023 में हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जहां सोमवार 12 अगस्त को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R मोहंदय की पीठ ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाज़त दी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र मामलों में जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सकती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि विभिन्न अदालती टिप्पणियों और आदेश के बावजूद उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता। उन्होंने सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमो सिग्नल को चुनौती दी, जिनमें उन्हें CCS पेंशन नियम 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार किया गया था। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी 17 फरवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, और जिसमें 1 जनवरी 2004 की अधिसूचना विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि कर्मचारी शामिल थे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की आखिर मांगे क्या हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की तरह OPS के तहत कवर किया जाना चाहिए। वैसे ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी यह लाभ मिलना चाहिए, जहां CAPF कर्मचारियों की बीते 1 साल से 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत लाभ पाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगला किस्सा लेने वाले हैं सरकार और EPS 95 पेंशनरों के बीच सबसे बड़ा मुद्दे के बारे में। सरकार और कानूनी लड़ाई को लेकर पेंशनरों ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बवाल थम नहीं रहा। सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। EPS 95 पेंशन को 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। वर्तमान में 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जा रही है। श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को जल्द से जल्द बढ़ाया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि पेंशनर EPFO और न्यूनतम पेंशन पर क्या सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर पेंशन भोगियों के पोस्ट और कमेंट्स से आपको ही अंदाजा लग जाए कि हालत क्या है। अब लेते हैं इसके साथ कुछ कमेंट्स। जॉन C सानंद ने लिखा, भारत सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई, लेकिन कई सालों का इंतजार करने के बाद भी पेंशन भोगियों के लिए कुछ नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? कई बुजुर्ग पेंशन भोगी, वेतन भोगी वृद्ध पेंशन पाने के इंतजार में दुनिया को छोड़ जाते हैं।
जीवन यापन की लागत बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन्हें बहुत कम पेंशन मिल पाती है। इस स्थिति में हमारी उम्मीदें मदद से कहीं ना कहीं बढ़कर हम ये मानते हैं कि अब जो है 2024 में पेंशनर को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। पेंशन वृद्धि के मुद्दे को सदन में कब तक दोहराया जाएगा? देवराज जोसेफ ने एक कमेंट्स में लिखा कि ईपीएफओ पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि के मुद्दे को सदन में कब तक दोहराया जाना चाहिए? जुमला पीएम इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 10 साल चुप बीत जाने के बाद भी सीबीटी बैठकें, श्रम मंत्रालय की बैठकें, आखिरकार परिणाम शून्य। आखिर क्या बात है? पेंशनर गौतम ने लिखा कि ईपीएफओ 95 से संबंधित सभी पेंशनभोगी कर्मचारी ईपीएफओ से पैसे लेने का वादा करें। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के पैसे से केवल ईपीएफओ की दुकान चला रहा है, अपना भरण पोषण कर रहा है, सरकार की जरूरतों को पूरा कर रहा है। कर्मचारियों को उनका लाभ पेंशन के रूप में नहीं मिल रहा है। साथियों, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने से निलंबित महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर का बकाया मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले निलंबित 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन को आंदोलित कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 माह डीए एरियर को रोक दिया गया। इससे पहले भारतीय श्रम मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने के निलंबित डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणाम होने वाले आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ता डीए और डीआर महंगाई राहत की 3 किस्तें रोकी गई। हालांकि जैसे ही हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रकोप से उबरा तो हमारे देश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखने के लिए मिला है। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीआर का बकाया जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है। 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा कार्यरत कार्यप्रणाली उपायों के वित्तीय पोषण के कारण वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से पूरे राज्य को स्लिप ओवर के कारण संभव नहीं माना जाता। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन का एक घटक है। इससे सरकारी कर्मचारी को बढ़ती है मांगों से निपटने में मदद के लिए पेश किया गया। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हाथ में आने वाली वेतन और प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई में सालाना 2 बार डीए की समीक्षा की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों के स्थान के आधार पर अलग अलग राशि होती है। अब थोड़ी बात करते हैं पिछले वक्त के बारे में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़कर 50% किया गया। जब डीए 50% को छूता है तो हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जैसे कुछ भत्तों में भी संशोधन किया जाता है। कर्मचारी और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटीएस ने इस महीने डीए में बढ़ोतरी के लिए बाद संभवतः किए जाने वाले भत्तों की एक सूची पहले ही जारी कर दी थी। हालांकि एचआरए जैसे कुछ भत्तों में बदलाव के बारे में अभी तक कोई आदेश नहीं आया। लाखों केंद्र सरकारी कर्मचारियों की आशंकाओं को दूर करते हुए संचार मंत्री के दूरसंचार विभाग ने 20 जून 2024 के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा और हस्तक्षेप किया कि व्यय विभाग आईडीआई संख्या 25/2017 EIB दिनांक 20/3/24 को एक ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया, जो लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली को संबोधित है, जिसकी प्रतिलिपि इस विभाग और अन्य को भेजी गई है, जिसके द्वारा डीआई ने अपनी स्थिति दोहराई कि डीए दरों में 50% वृद्धि के परिणाम स्वरूप भत्तों में वृद्धि के संबंध में कोई अलग आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि अतः नीचे हस्ताक्षर को व्यय विभाग डीओटीपी द्वारा पूर्व में
जारी निम्नलिखित आदेशों की ओर से संबंधितों का ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है और अनुरोध किया गया है कि 1/1/2024 से महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई संशोधन दरों को 1/1/2024 से विभिन्न मदों से संबंधित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए। चलिए अब इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। इस दिन लागू होगा 8वें वेतन आयोग। वित्त सचिव के बयान से कर्मचारी और पेंशनरों की जागी उम्मीद। काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं, वादे हैं या फिर लगातार ऐसी अवधारणाएं आती हैं, लेकिन हम जो आपको खबर बताने का प्रयास करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो किस्सा जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक अपडेट के थ्रू बताने का प्रयास करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों में उम्मीद जागी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 से संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं करने से यह आशंका और बढ़ गई। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कुछ ठोस घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन ऐसा न होने पर वे निराश हो गए। हालांकि अब वित्तीय सचिव टीवी सोमनाथन के बयान ने इस दिशा में एक नई आशा जगाई है। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा चलती आ रही है। 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया और इस आधार पर 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होना और बजट में इस मुद्दे का जिक्र न होना कर्मचारी और पेंशन भोगियों को चिंताओं का विषय बना हुआ है। केंद्र कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन भेजे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों का संदेह बिल्कुल बराबर रहा है। बजट में उल्लेख न होने से बढ़ी हुई है चिंता। बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं होने का कारण भी बता रहे हैं कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को यह चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है कि सरकार इस आयोग का गठन करेगी या नहीं करेगी। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल उठते गए हैं, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का फिलहाल इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। यह स्थिति कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच निराशा का कारण बनी हुई है। इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच केंद्र वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हालिया बयान ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीद की किरण जगाई है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने से इनकार नहीं किया, बल्कि इस पर निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार करने को कहा है। सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग 2026 से लागू होना है, इसलिए अभी से इस बार कोई बयान देना जल्दबाजी होगा, लेकिन आने वाले महीनों में इस पर फैसला किया जा सकता है। बता दें कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हालिया बयान से देश के लगभग 1 करोड़ केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नई उम्मीद मिली है। उन्होंने संकेत दिया कि नए वेतन आयोग जल्द ही लागू हो सकता है, जिसके उन्हें वेतन और पेंशन में सुधार की संभावना है। भले ही इस संबंध में अभी इंतजार है, लेकिन सोमनाथन की टिप्पणी ने स्पष्ट किया है कि सरकार जल्द इस पर निर्णय लेने वाली है। अब साथियों, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगी के बीच नई आशा की किरण जगाई है, जबकि महंगाई भत्ते में वृद्धि और एरियर उन्हें कुछ राहत प्रदान करेंगे। वेतन आयोग के गठन का इंतजार अभी जारी है। सरकार ने आने वाले फैसले पर सभी का नजरें टिकी हुई हैं, जो भविष्य को प्रभावित करेंगे। साथियों, आपको जैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, और जैसी भी आपको प्रतिक्रिया लगी हो आप वीडियो में कमेंट्स करना। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ हर रोज। आप बस इंतजार करना वीडियो का और चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना। चलिए साथियों, नमस्कार। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।